आर्यन और अनन्या ने डरते हुए एक नज़र मास्टर को देखा, फिर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। अनन्या ने अपने दोनों हाथों की फिंगर को लॉक करते हुए अपने होठों को अपने दांतों तले चबाकर धीरे से कहा, अंडरस्को मास्टर वो शट अप। वो अपनी बात को पूरी कर पाती है उससे पहले ही मास्टर ने उसे चुप कराते हुए गुस्से से कहा। मास्टर उन दोनों को ही बेहद गुस्से से देख रहे थे। उन्होंने उन दोनों को ही घूरते हुए अपनी सख्त आवाज में ऑर्डर दिया, अंडरस्को अभी और इसी वक्त अपने रूम में जाओ और खुद को रूम के अंदर लॉक कर लो। खबरदार अगर तुम दोनों में से कोई भी बाहर निकाला तो। इतना कहते ही मास्टर गुस्से से किचन की तरफ चले जाते हैं, पर उनके ऑर्डर को सुनकर अनन्या और आर्यन दोनों का ही मुंह बन जाता है। दोनों का ही चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें रूम में बंद होने में कोई परेशानी नहीं थी। शायद ये सजा उन्हें पहली बार नहीं मिली थी। वो दोनों ही एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखकर बड़े ही घमंड के साथ चलते हुए अपने रूम में गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वही मास्टर ने किचन में आते ही 2 गिलास निकाले और उसमें दूध डालकर उसे घूरने लगे। फिर उन्होंने अपने एक हाथ को जेब में डालकर उसमें से एक छोटी सी बोतल निकाली। उस बोतल को खोलते ही उन्होंने 2 गोली निकालकर दोनों दूध के गिलास में डाल दिया और फिर मुस्कुराते हुए अपनी ग्रीन मिस्टीरियस आंखों से उस ग्लास को देखते हुए अजीब तरह से हंसने लगे। उनकी हंसी ऐसी थी मानो कोई शैतान हंस रहा हो। कुछ देर हंसने के बाद मास्टर ने एक गिलास को उठाकर उसे अपनी डेंजरस आंखों से देखते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहा, अंडरस्को अश्वथ सिंह राठौड़, तुम्हें लगता है कि मैं मर गया हूं, पर देखो मैं जिंदा हूं। यही नहीं, मैंने तुम्हारे प्यार और तुम्हारे जान से भी प्यारे भाई को भी तुमसे छीन लिया है। आज वो दोनों जिंदा तो है पर तुम उन्हें याद नहीं, और मैं कभी याद आने भी नहीं दूंगा। मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, मैं कभी भी आर्यन और अनन्या को तुम्हारे सामने नहीं आने दूंगा। तुम ऐसे ही जिंदगी भर तड़पोगे और तुम्हारी इसी तड़प को देखकर इस रावण के दिल को सुकून मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, रावण जिसकी भी जिंदगी में कदम रखता है उसकी जिंदगी तबाह करके ही दम लेता है। इतना कहते ही वो फिर से हंसना लगता है। जी हाँ, ये मास्टर कोई और नहीं बल्कि रावण ही है। खाई से गिरने के बाद रावण, अनन्या और आर्यन तीनों ही खाई के नीचे बने एक घने जंगल में गिर जाते हैं। कुछ गांव वाले उस जंगल में शिकार के लिए आए थे, तो उन्होंने ही तीनों की जान बचाई थी और अपने गांव ले आए थे। रावण को तो पहले ही होश आ गया था, पर उसने गांव वालों को एक झूठी कहानी बताई कि अनन्या और आर्यन एक अनाथ है और वो उनका मास्टर है, जो कि आर्यन और अनन्या के माता पिता के मरने के बाद उनका ध्यान रखता है। रावण की हालत देखकर गांव वालों ने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया और उस पर दया खाकर उसे गांव में रहने की परमिशन भी दे दी। रावण दोनों ग्लास लेकर हॉल में पहुंचा, फिर अपनी कड़क आवाज में आर्यन और अनन्या को पुकारा, अंडरस्को दोनों के दोनों बाहर आओ। उसने इतना कहा ही था कि तभी 3 सेकंड के अंदर ही दोनों उसके आंखों के सामने हाजिर हो जाते हैं। ये देखकर रावण के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। फिर वो दोनों ग्लास दोनों की तरफ बढ़ते हुए ऑर्डर देकर बोला, अब जल्दी से बिना नखरे किए इसे खत्म करो वरना। इतना कहते कहते उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दी और गुस्से से दोनों को देखने लगा, तो दोनों ने ही बिना वक्त गवाए अपना अपना ग्लास लिया और एक ही सांस में सारा दूध खत्म कर दिया। ये देखकर रावण के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड मुस्कान आ गई और फिर वो गिलास लेकर वापस किचन के अंदर चला गया। उसे जाते हुए देखकर अनन्या मुंह बनाते हुए बोली, हमें मास्टर को रात में ठिकाने लगाना होगा ताकि हम अपनी चोरी को अंजाम दे सके, वरना ये हिटलर हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे। नजर तो ऐसे रखते हैं जैसे हम कोई चोर हो। इतना कहकर वो रावण को मन में कोसने लगती है, तो आर्यन जो अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोच रहा था, उसने अनन्या से कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन चोरों की रानी अनन्या, हम तो चोर ही हैं। इसमें समझने वाली क्या बात है। उसके इतना कहते ही अनन्या उसके गालों को खींचते हुए प्यार से बोली, ओ मेरा क्यूट सा पार्टनर, वो सब छोड़ो, ये सोचो कि हम मास्टर के नाक के नीचे से निकलकर कैसे अपनी चोरी को अंजाम दें। और वो घमंडी बदतमीज बिजनेसमैन जहां कहीं भी जाएगा मैं वहां से उसकी कार को चुरा कर लाऊंगी, जैसे उसके नाक के नीचे से उसकी वॉच और रिंग को चुराया था। देखना उसका घमंड को तो मैं चकनाचूर करके अपने जूते के नीचे रगड़ दूंगी, ऐसे ऐसे करके। इतना कहकर वो अपने जूते को जमीन पर रगड़ने लगती है। ये देखकर आर्यन के अंदर का भी जोश जाग जाता है। वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं भी उसके और उसके दोस्तों का घमंड का केक बनाकर खा जाऊंगा। बड़ा आया था गुस्सा करने वाला। मुझे तो एकदम बुद्धा और बुरा लगता है वो अंकल कहीं का। पता नहीं लोग उसे फालतू में हैंडसम क्यों कहते हैं। अरे हैंडसम तो मुझ जैसे क्यूट से मासूम से बच्चे को कहते हैं। पर फिर भी कभी घमंड नहीं किया। इतना कहकर वो अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। आर्यन और अनन्या एक चोर है, इस बारे में रावण को भी खबर नहीं थी। दोनों उसके नाक के नीचे से ही चोरी करते थे। आर्यन और अमान्य अपने रूम में गए और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। फिर आर्यन खिड़की से खुदकर अनन्या के रूम में आ जाता है और फिर दोनों चोरी कैसे करना है उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अश्व के सभी गार्ड्स और अहम ने हर जगह आर्यन और अनन्या को ढूंढ लिया था, लेकिन उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। वो सभी खाली हाथ निराशा होकर अश्व के पास वापस आ जाते हैं और अपना सर झुकाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं।
ये देखकर अश्वत्थ का चेहरा डार्क हो जाता है। उसने अपनी आईब्रो को ऊपर करके अपनी कड़क आवाज में पूछा, वो दोनों कहाँ है? उसकी आवाज सुनकर उसके गार्ड्स डर के मारे कांपने लगते हैं। किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर अहम ने अपने दांत भींचते हुए जवाब दिया, बॉस, वो दोनों भाग गए हैं। हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ नहीं पाए का क्या मतलब है? जो और जाकर फिर से ढूंढो, मुझे किसी भी कीमत पर वो दोनों चाहिए। उन दोनों ने ही अश्वत्थ सिंह राठौर से उलझने की हिम्मत की है, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि अश्वत्थ सिंह राठौर क्या चीज है और उससे उलझने का अंजाम क्या होता है। खासकर उस लड़की को जिसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। वो किसी भी कीमत पर अपने उस थप्पड़ का बदला और उस धक्के का बदला उन दोनों से लेना चाहता था। वहीं उसके इस पागलपन को देखकर अहम, अगस्त, अंश, अभिषेक और वेद एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अगस्त अश्वत्थ को समझने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही अश्वत्थ ने उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखा, तो अगस्त की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अगस्त को कुछ देर गुस्से से घूरने के बाद अश्व बन रही बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी बॉयज ने एक राहत की सांस ली और अपना सर नमे हिलाते हुए उसके पीछे जाने लगे। तभी अभिषेक का फोन बजा, तो अभिषेक कॉल रिसीव करने के लिए दूसरी साइड चला गया। उसने फोन को जैसे ही कान पर लगाया, तभी दूसरी तरफ से एक आदमी ने थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस, मिस महिमा के बारे में कुछ पता चला है? उन्हें मुंबई की ही सड़कों पर देखा गया है, पर अभी तक हम ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए हैं। उस आदमी की बात सुनते ही अभिषेक की पकड़ मोबाइल पर कस जाती है। अचानक ही उसके अंदर एक अजीब सी इमोशंस का सैलाब आ जाता है। वो अपने मोबाइल को कसकर पकड़ते हुए सर्द आवाज में बोला, उसके बारे में पता करते रहो, अगर और कुछ मिले तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म करो। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया और फैक्ट्री के अंदर चला गया। वहीं दूसरी तरफ परी ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही थी। कुछ देर तक अपने लैपटॉप को घूरने के बाद उसने गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए दांत पीसकर कहा, ना तो ये अभिषेक मेरे हाथ लग रहा है और ना ही अश्वत्थ। मुझे एक कैसे भी करके दोनों में से किसी एक को अपने काबू में करना होगा, पर उसके लिए मुझे इनके साथ रहना भी जरूरी है। ये सोचते ही वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और फिर 2 मिनट तक वैसे ही रहती है। परी कैसे भी करके बस अश्वत्थ की बर्बादी चाहती थी। यही नहीं, वो सभी दोस्तों के बीच में एक दरार भी पैदा करना चाहती थी। कुछ देर सर पकड़ के बैठने के बाद वो अचानक ही अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और अपने फोन को लेकर बाहर की तरफ भागते हुए मन में बोली, मुझे भी उस कंस्ट्रक्शन साइट जाना ही होगा और कोई ना कोई बहाना बनाकर अश्वत्थ के करीब रहना होगा ताकि मैं उसे बर्बाद कर सकूं। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ एक अंडरग्राउंड एरिया में एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और अपने बालों का हाई पोनी बनाया हुआ था, वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ एक रूम में पहुंची। उस लड़की के चेहरे पर एक अलग ही तेज और कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उस लड़की को देखते ही अंदर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ एजेंट महेश्वरी उर्फ इंस्पेक्टर महिमा। इतना कहते ही वो हंसने लगते हैं। वही महिमा अपने हाथ में पकड़ी फाइल को उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कमांडर, मिशन सक्सेसफुल रहा। उसके इतना कहते ही कमांडर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में तुमने अश्वत्थ सिंह राठौर की कंपनी में काम करके उन सब क्रिमिनल्स का पता लगा लिया है? क्या हम आज ही सभी को गिरफ्तार कर सकते ही? इतना कहते ही उन्होंने महिमा के हाथ से फाइल ली और उसे पढ़ने लगे। रात हो चुकी थी। रावण आराम से अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। वो एक टक सीलिंग को घूरते हुए मन में बोला, ये एक छोटा सा गांव है, मुझे पूरा यकीन है अश्वत्थ यहाँ कभी नहीं आएगा और मुझे कैसे भी करके आर्यन और अनन्या को भी ज्यादा बाहर नहीं जाने देना है ताकि वो किसी की नजरों में ना आए। वैसे अच्छा हुआ जो मैंने उन दोनों को रूम में बंद कर दिया है, अब वो दोनों कहीं नहीं जा पाएंगे। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है और फिर वो अच्छे से लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। पर रावण को ये गलतफहमी थी कि आर्यन और अनन्या रूम में बंद है, क्योंकि रात के 11 बजते ही आर्यन और अनन्या काले कपड़े पहनकर चोरों की तरह धीरे धीरे अपने रूम के खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही दूरी पर झाड़ियां के पीछे 2 बाइक खड़ी थी। ये देखते ही दोनों के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस, घमंड झलकने लगता है। उन दोनों ही अपनी अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए अश्वत्थ और बाकी सभी वहीं रुकने वाले थे। अश्वत्थ की कार में बहुत सारे फीचर्स थे और वो बहुत ही मॉडर्न भी थी। उसके अंदर 2 इंसान आराम से सो सकते थे। अश्वत्थ को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे यहाँ की हवाएं एक अजीब सा एहसास करा रही थी, जिस कारण उसे बार बार आर्यन और अनन्या की याद आ रही थी। वो बेचैन होकर अपनी कार से बाहर निकालकर वहीं टहलने लगता है और आसमान में चमक रहे तारों को बिना किसी भाव से घूमने लगता है। यही हाल अगस्त, अभिषेक और अंश का भी था। वेद और अहम तो आराम से घोड़े बेचकर सो रहे थे। अगस्त आसमान में चमक रहे तारों को देखते हुए
हल्की मुस्कान के साथ अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, लोग सही कहते हैं, जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते एल, पर जब वो हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। प्लीज आरवी अब तो वापस आ जाओ, 1 महीने हो चुके हैं तुम्हें गए हुए। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे सांवले रंग के कारण मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इतना कहने के बाद एक पल के लिए वो रुक जाता और फिर चांद को देखते हुए अपने आगे बोला, तुम्हारी वो सादगी, तुम्हारा सांवला रंग और तुम्हारी वो बड़ी बड़ी आंखें और तुम्हारी बातें ही तो है जिसने इस दिल में ना चाहते हुए भी अपनी जगह को बनाया। आज मेरा दिल सिर्फ तुम्हें याद करके ही धड़कता है, वरना इसकी धड़कने तो 1 महीने पहले ही रुक चुकी थी। इतना कहते ही वो रात की ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे एक कड़वाहट भरी मुस्कान थी। उसका दिमाग उससे कह रहा था कि आरवी मर चुकी है, पर उसका दिल उसे चीख चीख के कह रहा था कि वो इस दुनिया के किसी कोने में है और उसका ही इंतजार कर रही है। वही अभिषेक भी एकटक तारों को देख रहा था। इसके चेहरे पर थोड़े से अजीब भाव थे। वो अपने पॉकेट के एक जेब में हाथ डालकर तारों को देखते हुए अपने मन में बोला, मुझे पता है तुम जिंदा हो, पर तुम वापस क्यों नहीं आई महिमा एल, एक बार बस तुम मिल जाओ, फिर तुम्हें मेरे हर एक सवाल का जवाब देना होगा। आखिर क्यों तुम मेरे पास नहीं आई? क्यों तुम सबसे छिप रही हो? क्या तुम्हें ये सब करके मजा आ रहा है या तुम मेरे जज्बातों के साथ खेल रही हो? इतना कहने के बाद उसके चेहरे के भाव और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। एल उसने कस के अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए गुस्से से अपने दांत पीसकर आगे कहा, अंडरस्को, अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो या मेरे जज्बातों के साथ खेल रही हो तो उसके बाद तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना कहते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है और फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। इस वक्त वो बिल्कुल अश्वत्थ की तरह ही डरावना लग रहा था। एल ये वो अभिषेक नहीं लग रहा था जो सबसे हंसकर खुलकर बात करता था और मजाक करता था। वही अंश कनिका को याद करके मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसका प्यार उसके साथ था एल, पर फिर भी उनके दिलों की दूरियां 1 महीने पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। एल भले ही वो एक दूसरे से अच्छे से बात करते थे, हंसते थे, पर फिर भी कुछ तो अजीब था जो उनके रिश्ते को अंदर से खोखला कर रहा था। एल ये तीनों अपनी दुनिया में घूमते ही थे। एल वही आर्यन और अनन्या कंस्ट्रक्शन साइट आ चुके थे। उन दोनों ने ही कुछ की दूरी पर अपनी बाइक को खड़ा कर दिया और पेड़ के पीछे छुपे अपने 2 साथियों को देखने लगे जो उन्हें अपने पास आने का इशारा कर रहे थे। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर पेड़ की तरफ चले गए। पेड़ के पास पहुंचते ही आर्यन ने अपने हेलमेट को निकालकर सामने खड़े आदमी को देते हुए कहा, ये लो, तुम दोनों हमारी बाइक लेकर जाओ, हम आज का नया सबसे कीमती माल या नई कार लेकर आएंगे। वैसे कभी सोचा नहीं था जिंदगी में इतनी महंगी कार में भी हम बैठेंगे। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है तो अनन्या भी अपने हेलमेट को दूसरे आदमी को देते हुए बोली, वंश इसे पकड़ो और जल्दी जाओ। एल मैं और आर्यन कार लेकर अपने अड्डे पर पहुंचेंगे, पर तुम एक ऐसे इंसान को ढूंढो जो इस कार की सही कीमत लगाकर खरीद सके, फिर हम इसे बेच देंगे क्योंकि ये इन अमीरों की कार है, इनका कोई भरोसा नहीं कब अपनी कार तक पहुंच जाए। ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही थी एल, जैसे वो बहुत ही बड़ा बिजनेस कर रही हो। उसकी बात सुनकर वंश अपने साथी से बोला, यश चलो। उसके इतना कहते ही अनन्या और आर्यन दोनों ने उनसे हाथ मिलाया और फिर वंश और यश वहां से चले गए। उनके जाते ही आर्यन और अनन्या अपनी चमकते हुई आंखों से दूर से ही अश्वत्थ की कार को देखने लगते हैं। वो दोनों कुछ ही वक्त में अश्वत्थ की कार के पास पहुंच जाते हैं। कार के आसपास दोनों अलर्ट होकर हर तरफ देखने लगते हैं कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, और दोनों ने ही अपने चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। अनन्या ने देखा कुछ गार्ड्स कार के बाहर टेंट लगाकर सो रहे थे, कुछ कार में थे। ये देखो, उसने आर्यन से धीरे से कहा, हमें सबसे पहले चेक करना है कौन सी कार खाली है। उसके इतना कहते ही दोनों सभी कार को धीरे धीरे चेक करने लगे। एल वो दोनों किसी प्रोफेशनल चोर की तरह हर एक काम कर रहे थे। हर बकार में कोई ना कोई था, केवल अश्वत्थ की ही कार खाली थी। ये देखकर दोनों उसकी कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। आर्यन अपने जेब से कुछ नुकीला सा निकलते हुए एक्साइटेड होकर बोला, ये कार सबसे अच्छी है और महंगी भी लगती है, हम अमीर होने वाले हैं और भी ज्यादा। मुझे तो लगता है इस घमंडी अमीरजादे बिजनेसमैन से भी ज्यादा अमीर हम हो जाएंगे। इतना कहते हुए वो लॉक तोड़ने हो वाला था कि तभी उसने देखा कि कार का दरवाजा तो खुला है। ये देखते ही वो तो खुशी से नाचना चाहता था, पर अनन्या ने उसे रोक लिया। फिर धीरे से बोली, आराम से, इन लोगों को पता ना चले। उसके इतना कहते ही आर्यन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और मन ही मन खुश होने लगा। अनन्या ने धीरे से कार को डोर ओपन किया और अंदर कुछ चेक करने लगी, तभी उसे कार की चाबी भी वहीं पर मिल गई। तो उसने खुश होकर चाबी को आर्यन को दिखाते हुए कहा, देखो देखो, आज तो गणपति बप्पा भी हमारे साथ है। अब देखो कैसे इस अमीरजादे का घमंड आज टूटेगा। हम इसकी नाक के नीचे से इसकी कार को उठा ले जाएंगे। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को धीरे से हाई फाई देते हैं और फिर आर्यन जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और अनन्या ड्राइविंग सीट पर। अनन्या ने धीरे से गेट को बंद किया और कार को स्टार्ट कर दिया।
उसके कार के स्टार्ट करते ही अश्वत्थ के गार्ड एकदम से अलर्ट हो गए। यहां तक कि अश्वत्थ भी, जो अपनी भौहें को सिकोड़कर पीछे देखने लगा था। उसने धीरे से मगर हल्के गुस्से से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरी कार को हाथ लगाए। इतना कहती ही वो गुस्से से कार की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अनन्या ने कार को एक प्रोफेशनल तरीके से एक झटके में ही मोड़ लिया और उसे फुल स्पीड से भगा दिया। आर्यन खिड़की से बाहर देखते हुए अपने अंगूठे को नीचे की तरफ करके अश्वत्थ को उसके लोगों को चिढ़ाने लगा और जोर से चिल्लाया, लूजर्स। इतना कहकर वो हंसने लगता है। वही अश्वत्थ के गार्ड्स जल्दी से अपने होश में आते हैं और अनन्या की कार का पीछा करने लगे। तभी अहम जल्दी से अश्वत्थ के पास आकर घबराते हुए बोला, बॉस आप चिंता मत करिए, हम जल्दी इन चोरों को पकड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ की रोड ज्यादा अच्छी भी नहीं है, वो ज्यादा तेज नहीं चला पाएंगे। अश्वत्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गुस्से से अपनी मुठियों को भींच लिया। कुछ देर बाद अश्व, अगस्त, अहम, वेद, अंश और अभिषेक सभी एक कार में बैठकर अनन्या की कार का पीछा कर रहे थे। पर इन सकरी गालियां और कच्ची सड़कों पर भी अनन्या एक प्रोफेशनल की तरह कार को चल रही थी, जैसे वो कोई प्रोफेशनल रेसर हो। इसलिए कार ड्राइव करते हुए अहम को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी उसका पीछा करते हैं हुए। तभी बैकग्राउंड में गाना बजा, चोर मचाए शोर, ओए चोर ओए चोर। चोर मचाए शोर, ओए चोर ओए चोर। आर्यन और अनन्या एविल स्माइल करके पीछे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। अनन्या काफी तेज ड्राइव कर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कहीं अश्वत्थ उसके कार के करीब तो नहीं आ गया है। पर जब उसने देखा कि अश्वत्थ की कार कहीं नजर ही नहीं आ रही है, तो वह एविल स्माइल करने लगती है। पर तभी अचानक ही आर्यन सामने देखते हुए जोर से चिल्लाया, स्टॉप द कार। उसके इतनी जोर से चिल्लाने के कारण अनन्या ने शॉक होकर जल्दी से ब्रेक लगा दी और गुस्से से आर्यन की तरफ देखने लगी। तो आर्यन उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए घबराहट के साथ बोला, सामने देखो, वो सभी सामने है। उसके इतना कहते ही अनन्या ने कंफ्यूज होकर सामने देखा तो वो भी एकदम से शॉक हो गई, क्योंकि सामने ही अश्वत्थ की कार खड़ी थी। ये देखकर अनन्या ने हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए आर्यन से कहा, वही मैं सोचूं कि इसकी कार मुझे पीछे क्यों नहीं दिख रही है, ये तो सामने से आ रहा था। जरूर इसने दूसरा रास्ता अपनाया है, पर इसे अभी नहीं पता है कि द चोरी की रानी अनन्या क्या चीज है। इतना कहते ही उसने कार को दोबारा स्टार्ट कर दिया। वही अश्वत्थ जो कार से निकलने ही वाला था, जब उसने देखा कि उस चोर ने कार को स्टार्ट कर दिया है, तो वो जल्दी से आकर कार के अंदर बैठकर गया। तो अहम ने भी कार को स्टार्ट कर दिया। वहां की सड़क थोड़ी चौड़ी थी, इसलिए दो कार आसानी से अगल बगल से गुजरकर निकल सकती थी। अनन्या ने कार को स्टार्ट करते ही अश्व की कार के बगल वाली जगह को देखा और फिर कार को फुल स्पीड में भगा दिया। ये देखकर अहम के चेहरे पर भी एक इविल स्माइल आ गई। अश्वत्थ के कहने पर उसने कार को स्टार्ट नहीं किया, बल्कि अपनी कार को बंद करके सामने की तरफ देखने लगा। वही अश्वत्थ जल्दी से कार के ऊपर चढ़ गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल थी। उसने अपनी जलती हुई नजरों से सामने आ रही कार को देखा, जो उसके बेहद करीब आ गई थी। देखते ही देखते अहम की कार को पार करते हुए अनन्या जाने लगी, पर तभी अश्वत्थ एकदम से उसकी कार की छत पर कूद गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अनन्या को कुछ समझ ही नहीं आया। वो कार को दाई बाएं घुमाते हुए गुस्से से बोली, लगता है ये घमंडी इंसान हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसे क्या मरने का शौक है जो चलती हुई कार की छत पर कूद गया। इतना कहते ही वो गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ मार देती है। वही अश्व ने कसकर कार को छत को पकड़ लिया था ताकि वो गिरे न। अश्व ने हर एक चीज की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसलिए उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो धीरे धीरे ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगा और फिर एक झटके से उसने अपने पंच से कार की विंडो को तोड़ दिया। विंडो के टूटते ही वो कार के अंदर घुसने लगा। ये देखकर अनन्या ने एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मार दिया, जिस कारण अश्वत्थ की पकड़ कार से छूटते छूटते बची। अश्वत्थ अपनी लाल आंखों से अनन्या की तरफ देखने लगा। एक तो रात थी, ऊपर से अनन्या और आर्यन ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए अश्वत्थ उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। वही अनन्या को जब लगा कि अश्वत्थ अब कार के अंदर आ ही जाएगा, तभी उसने आर्यन से चिल्लाते हुए कहा, कार को संभालो और इसे लेकर जाओ। इतना कहते ही वो अश्वत्थ को लेकर जल्दी से कार से कूद गई। ये देखकर आर्यन शॉक था, मगर उसने जल्दी ही कार को संभाल लिया और अनन्या के कहे मुताबिक वहां से चला गया। वही अश्व और अनन्या ने इस वक्त एक दूसरे को कसके गले लगाया हुआ था और दोनों ही रोल रोल होते हुए सड़क के किनारे पहुंच गए। सड़क पर बहुत ही ज्यादा मिट्टी थी, इसलिए दोनों के ही शरीर पर मिट्टी लग गई थी। अश्वत्थ एक पल के लिए अनन्या के इस तरह कार के कूदने से हैरान था, मगर उसने जल्दी ही अपने चेहरे के भाव बदल लिए और गुस्से से अनन्या के दोनों हाथों को पकड़कर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कार चुराने की? तुम्हें शायद पता नहीं है मैं कौन हूँ। अब तुमने मेरी कार चुराई है तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। इतना कहते ही वो अनन्या की कलाई को कसके दबाने लगा, जिसे अनन्या को अपनी कलाई में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। पर मास्क होने के कारण उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अश्व नहीं देख पा रहा था,
एल वही अनन्या तो बस अश्वत्थ की गुस्से से लाल हो चुकी आंखों को देख रही थी। पता नहीं क्यों पर उसे ये आंखें जानी पहचानी सी लग रही थी और अश्वत्थ की आवाज भी उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। उसकी आवाज सुनकर उसके आंखों के सामने एक आदमी की परछाई आने लगती है जो उसे ऐसे ही डांट रहा था। अचानक की अनन्या को अपने सर में दर्द महसूस होने लगता है तो वो अश्वत्थ की पकड़ से खुद को छुड़ाने लगती है। ये देखकर अश्वत्थ को गलतफहमी हो जाती है कि अनन्या उससे बचने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। एल वो धीरे धीरे अपने एक हाथ को बढ़ाकर अनन्या के मास्क को हटाने की कोशिश करने लगा, पर उसने जैसे ही मास्क निकालकर फेंका, अनन्या एकदम से घबरा गई। वो इतना ज्यादा घबरा गई कि उसने घबराहट के मारे अश्वत्थ के होठों को चूम लिया। इस अनएक्सपेक्टेड किस के कारण अश्वत्थ का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अश्वत्थ को होश तब आया जब उसने अहम की कार के हॉर्न को सुना। होश में आते ही उसने गुस्से से अनन्या को खुद से दूर करना चाहा, पर अनन्या को डर था कहीं अश्वत्थ उसका चेहरा ना देख ले, इसलिए उसने उसे नहीं छोड़ा और उसे जबरदस्ती किस करने लगी। अश्वत्थ का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसका दिमाग भी उससे चीख चीख कर कह रहा था कि जो लड़की उसके साथ है शायद वो अनन्या है, पर अश्वत्थ इतने गुस्से में था कि उसने अपनी हर एक फीलिंग को इग्नोर कर दिया। वहीं अनन्या ने अश्वत्थ को पलटकर खुद के नीचे कर दिया और उसके गले को किस करने लगी। उसके ऐसा करते ही अश्वत्थ पत्थर की तरह जम गया। ये देखकर अनन्या के होठों पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने चुपके से अश्वत्थ के वॉलेट को निकाला और वहां से भाग गई। वही अहम वहां पहुंच चुका था। कार से निकलते ही सभी बॉयज ने जब अश्व को जमीन पर किसी पत्थर की तरह लेटे हुए देखा और उसकी गर्दन पर दांतों के निशान देखा तो सभी के होश एकदम से उड़ गए थे। वो सभी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी अभिषेक धीरे से अगस्त के कान में बोला, क्या हमारे बॉस अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे? क्या हमने आने में देर कर दी? उसके इतना कहते ही सब उसे गुस्से से घूरने लगते हैं तो वो अपने कंधे उचका देता है और अश्वत्थ को देखने लगता है। अगली सुबह वही महिमा अपनी कार को ड्राइव करते हुए कहीं जा रही थी, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है तो वो सड़क के किनारे अपनी कार को रोककर कॉल रिसीव करते हुए बोली, यस सर। उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से कमांडर उसे ऑर्डर देते हुए सर्द आवाज में बोले, एजेंट महिमा, मैं चाहता हूं आप अपनी टीम को राठौर कंपनी भेजें ताकि आज ही उसे गिरफ्तार किया जा सके और हम अपने इस मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर सके। कमांडर के इतना कहते ही महिमा की पकड़ उसके फोन पर कस जाती है और वो कुछ सोचते हुए अपने होठों को चबाने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, पर अंदर से उसे बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा था। उसका दिल उससे कह रहा था कि वो जो कर रही है वो गलत है, पर उसका दिमाग कह रहा था कि फर्ज के आगे कुछ भी गलत नहीं होता। फाइनली उसने अपने दिमाग की सुनी और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कमांडर से कहा, ओके सर, मैं आज ही अपने टीम को भेजती हूँ और फिर आपको रिपोर्ट करती हूँ। इतना कहते ही उसने कॉल को कट करके उसे पैसेंजर सीट पर बहा दिया और अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद को शांत किया, फिर कार को ड्राइव करके वहां से निकल गई। कुछ देर बाद कई सारे पुलिस वाले और उनके साथ कुछ एजेंट भी थे। वो सभी राठौर कंपनी के बाहर खड़े होकर बिल्डिंग को घूर रहे थे। तभी एक एजेंट ने अंदर जाते हुए बिना किसी भाव से कहा, हमें जल्दी करना चाहिए, वो इंसान बहुत ही ज्यादा चालाक है। क्या पता वो कब क्या कर दे और हम सिर्फ देखते ही रह जाए। उसके इतना कहते ही सभी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। वही अर्शी अपनी कार से कहीं जा रही थी। ड्राइव करते हुए ही अचानक उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। उस दुकान की तरफ देखते हुए उसने जल्दी से अपनी कार में ब्रेक मार दिया और एकदम से बोली, आर्यन। अर्शी का चेहरा जो एक्सप्रेशन लेस था, अचानक ही उस पर एक मुस्कान का जाती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। पर तभी अर्शी के चेहरे के भाव फिर से बदल जाते हैं क्योंकि उसकी नजरों से आर्यन एकदम से गायब हो गया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सीट बेल्ट निकालकर कार से बाहर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो वापस से अपनी कार में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर वो खुद से ही बोली, अर्शी शांत हो जाओ, ये फिर से तुम्हारी इमेजिनेशन है, वहां आर्यन नहीं है। इतना कहकर वो लंबी लंबी सांस लेने लगती है ताकि वो अपने दिमाग को शांत कर सके और आर्यन के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल सके। इन एक महीने में कई बार अर्शी आर्यन को अपने आसपास महसूस करती थी और उससे बातें करती थी। इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी ये उसकी इमेजिनेशन है और आर्यन बस उसका एक वहम था। पर इस बार ऐसा नहीं था, वो सच में आर्यन ही था। पुलिस वालों को ऑफिस में देखकर सभी एम्प्लॉय हैरान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऑफिस में पुलिस क्यों आई है। शायद ये पहली बार था जब किसी पुलिस वाले ने राठौर कंपनी में कदम रखने की हिम्मत की थी। एक एम्प्लॉय ने तुरंत अपने मैनेजर को इस बारे में इन्फॉर्म किया। तो मैनेजर भी भागते हुए नीचे आए और पुलिस वालों को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कंफ्यूज होकर एक पुलिस ऑफिसर से पूछा, ऑफिसर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग राठौर कंपनी में क्या कर रहे हैं? इतना पूछते ही मैनेजर ने अपनी भी भौहें को सिकोड़ लिया और घूर के ऑफिसर की तरफ देखने लगे।
तो ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए मैनेजर को जवाब दिया, हम यहाँ सिर्फ अपना काम करने आए हैं। क्या आप मिस्टर अश्वथ सिंह राठौड़ और उनके दोस्तों को बुला सकते हैं? हमें उनसे कुछ पूछताछ करनी है और तो और हमारे पास अरेस्ट वारंट भी है। अरेस्ट वारंट शब्द सुनते ही पूरे ऑफिस में शांति पसर जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुलिस वाले अरेस्ट किसे करने आए हैं और आखिर किसने क्या किया है। मैनेजर तो इतना ज्यादा शॉक हो गया था कि उसके जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसे इतना शॉक देखकर उस ऑफिसर ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, आप इतना शॉक क्यों हो रहे हैं? अभी तो मैंने जो कहा है कुछ भी नहीं है, और भी बातें हैं जिनके बारे में पता चलते ही आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। खैर आप बस अपने बॉस को बुलाएं वरना हम खुद उनके पास चले जाएंगे। इतना कहने के बाद उस ऑफिसर के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो जाते हैं। पर जब उसने देखा कि मैनेजर अभी भी अपनी जगह पर शॉक खड़ा है तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ और मिस्टर राठौर को लेकर आओ। अपने सीनियर के ऑर्डर को सुनते ही बाकी ऑफिसर सीईओ के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे। वही अश्वथ अपने कैबिन में अपनी चेयर पर बैठा था। वो इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसके सामने वेद, अभिषेक, अहम और अंश खड़े थे। पूरे कैबिन में शांति फैली हुई थी और सभी बॉयज के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। शायद वो सब कोई बहुत ही सीक्रेट मैटर पर बात कर रहे थे। तभी कोई बिना नॉक किए ही डायरेक्ट केबिन के अंदर आ गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सभी बॉयज मुड़कर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। तो अश्वथ जो पहले से ही गुस्से में था, उसकी आंखों से आंख बरसने लगी अंदर आए पुलिस वालों को देखकर। फिर अपनी अपनी चेयर को घुमाते हुए सख्त आवाज में पूछा, हाउ डेयर यू, आप सबकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के यहाँ आने की? उसकी आवाज इतनी डेंजरस और रौबदार थी कि कोई भी डर जाए। एक पल के लिए तो वो पुलिस वाले भी घबरा गए, मगर फिर कुछ याद आते ही वो सब गुस्से से अश्वथ और उसके दोस्तों को देखने लगते हैं। एक पुलिस वाले ने अश्वथ को देखते हुए गुस्से से कहा, मिस्टर राठौर, हमारी हिम्मत अभी आपने देखा ही कहाँ है, हम तो आपको आपके ससुराल ले जाने आए हैं। इतना कहते ही उसने हथकड़ी को अश्वथ के सामने कर दिया तो अश्वथ की आंखें छोटी हो जाती हैं। वही अहम, वेद और अभिषेक गुस्से से उन पुलिस वालों को देखने लगते हैं। अभिषेक ने उन पुलिस वालों पर चिल्लाते हुए दांत पीसकर कहा, क्या आप सबको पता नहीं है कि आप किसके सामने खड़े हैं और क्या बातें कर रहे हैं? आप हमारे बॉस में क्या किया है? क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्यों उन्हें अरेस्ट करने आए हैं? उसने इतना पूछा ही था कि तभी एक पुलिस वाले ने अरेस्ट वारंट अभिषेक के हाथ में रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, हम पूरी तैयारी से आए हैं। हमें पता चला है कि मिस्टर राठौर इन रिवॉर्ड से जुड़े हैं और ड्रग जैसे इलीगल कामों को बढ़ावा देते हैं। हमारे पास सारे सबूत भी है। इतना कहते ही उन्होंने एक फाइल को अभिषेक के हाथ में रख दी। उस फाइल को देखते ही अभिषेक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यह फाइल तो उसके केबिन के लॉकर में रखी हुई थी, तो फिर यह पुलिस वालों के हाथ कैसे लगी? ये सोचते ही अभिषेक के चेहरे के भाव और भी ज्यादा डार्क हो जाते हैं। उसने एक नजर अश्वथ को देखा और फिर पुलिस वालों से थोड़ी सख्त आवाज पूछा, ये फाइल आप लोगों के पास कैसे आए? उसका सवाल सुनकर उस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम सब भी इस काम में अपने बॉस का साथ तो नहीं दे रहे हो? खैर अब ये सब बातें सवालों का नहीं है बल्कि अरेस्ट करने का है। इतना कहते वो अभिषेक को इग्नोर करते हुए अश्वथ के पास जाने लगा ताकि उसे अरेस्ट कर सके। पर वो अश्वथ को छू भी पाता उससे पहले ही वेद और अहम ने उसे रोक लिया और उसे गुस्से से देखने लगे। पर अभिषेक खुद एक लॉयर था। उसे अच्छे से पता था अगर पुलिस वालों के पास अरेस्ट वारंट है तो वो लोग भी इस वक्त कानून के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, वरना सिचुएशन और भी ज्यादा बद से बदतर हो सकती थी। कुछ देर तक अभिषेक शांत रहा, मगर फिर अचानक ही उसने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए एकदम से कहा, अंडरस्को, ऑफिसर, ये फाइल मेरे पास थी। इस बारे में बॉस को कुछ भी नहीं पता था। ये फाइल मेरे लॉकर से ही चोरी हुई है, इसलिए अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो वह मैं हूं, न कि मेरे बॉस। इतना कहते ही वो पुलिस वालों की तरफ बिना किसी भाव से देखने लगता है, पर उसकी बात सुनकर अहम और वेद एकदम से शॉक हो गए थे। अहम ने उसे डांटते हुए कहा, अंडरस्को, अभिषेक, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? यह एक गलतफहमी है, हम इसे आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझे विश्वास है तुम सब जल्दी ही कुछ ना कुछ करके सब सही कर दोगे और मुझे छुड़वा लोगे। अहम को बीच में ही रोकते हुए अभिषेक जल्दी से बोला। अभिषेक को अपनी दोस्ती और जान से प्यार दोस्तों पर पूरा विश्वास था कि वो बहुत जल्द सब सही करके उसे बचा लेंगे। ये सोचकर ही वो मुस्कुराने लगता है। इतना कहने के बाद उसने अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए कहा, ऑफिसर, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। वहीं पुलिस वालों ने पहले एक दूसरे को तरफ देखा और फिर अश्वथ की तरफ, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई भी भाव नहीं था और वह एक टक अभिषेक को घूर रहा था, जैसे उसे जान से ही मार देगा। अभिषेक ही नहीं बल्कि अहम, वेद, अगस्त और अंश को भी अगर अश्वथ को बचाने के लिए अरेस्ट होना पड़ता तो वो भी खुशी खुशी अरेस्ट हो जाते या उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। यही नहीं, वो सभी एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वेद ने जब अभिषेक की इस हरकत को देखा तो उसने भी पुलिस वाली से कहा, अंडरस्को, नहीं अभिषेक ने नहीं, बल्कि ये सब मैंने किया है। ये फाइल मेरे पास थी, आप मुझे अरेस्ट करो।
वेद की बात सुनकर अहम भी एकदम से बोला, अंडरस्को, नहीं, ये सब इन दोनों ने नहीं बल्कि मैंने किया है, आप मुझे अरेस्ट करिए। अहम के इस तरह खुद पर इल्जाम लेने से अभिषेक और वेद उससे लड़ने लगते हैं और फिर देखते ही देखते तीनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अपने सामने चल रही लड़ाई को देखते हुए ऑफिस ने चिल्लाते हुए सख्ती से कहा, अंडरस्को, शट अप, हम यहाँ कोई लड़ाई देखने नहीं आए हैं। उन तीनों को शांत करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिसर को ऑर्डर दिया, अंडरस्को, इन तीनों को ही अरेस्ट कर लो और लेकर चलो पुलिस स्टेशन। जैसे ही अभिषेक, अहम और वेद ने सुना कि उन तीनों को ही अरेस्ट किया जा रहा है, तो तीनों ही एकदम से बोले, अंडरस्को, नहीं, आप इन दोनों को जाने दो, सिर्फ मुझे अरेस्ट करो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पर पुलिस वालों तीनों को ही ले जाने लगे। ये देखा अहम अश्वथ को देखते हुए बोला, अंडरस्को बॉस, आप अपने लिए दूसरा गार्ड ढूंढ लो जब तक मैं वापस नहीं आता, और मेरा इंतजार करिएगा। तो अभिषेक भी बोला, अंडरस्को बॉस, आप भी एक अच्छा सा एडवोकेट ढूंढ लेना। अब वेद भी क्यों पीछे हटता, उसने भी अश्वथ से कहा, अंडरस्को बॉस, एक असिस्टेंट भी ढूंढ लेना जब तक मैं वापस नहीं आता, पर हाँ, उससे ज्यादा बातें मत करना वरना अगर आपको आदत हो गई तो मैं क्या करूंगा। उन तीनों के बात करने से पुलिस वाले इरिटेट हो गए थे, इसलिए उन तीनों को जल्दी से बाहर की तरफ लेकर चले गए। सबके जाते ही अश्वथ, जो अभी तक शांत बैठा था, अचानक ही उसके अंदर से खतरनाक ऑरा निकलने लगा और उसने गुस्से से एक पंच अपनी टेबल पर मारा, जिस कारण उसकी कांच की टेबल टूट के जमीन पर बिखर गई और उसकी आंखें भी गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। पुलिस वाले और एजेंट अभिषेक अहम और वेद को लेकर अपनी गाड़ी से निकल गए। पूरा ऑफिस ये देखकर एक दूसरे से फुफुसाते हुए बातें करने लगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ ही वक्त में तीनों को लेकर पुलिस वाले पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अंदर जाते ही वेद ने देखा कि वहां पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कांस्टेबल है। ये देखकर उसने अभिषेक और अहम से कहा, अंडरस्को, सारी जिंदगी बीत गई, काम के चक्कर में मैंने कभी भी लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया, पर आज जब मैं हर चीज से फ्री हूं तो इन लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी शादी कर लूं। ये सभी कितनी खूबसूरत है और बॉस ने मुझे कभी छुट्टी नहीं दिया, पर जितने दिन जेल में रहूंगा अपनी इस छुट्टी को पूरी तरह से एंजॉय करूंगा मैं। इतना कहकर वो वही एक खूबसूरत सी कांस्टेबल को आंख मार देता है, तो वह कांस्टेबल लड़की शर्मा जाती है। उसकी इस हरकत से अहम उसे डांटते हुए बोला, अंडरस्को, बदतमीज कहीं का, अपने इस थरकीपन को संभाल के रखो, ये पुलिस वाले कोई हमारे ससुराल वाले नहीं है, अभी जब अच्छे से खातिरदारी करेंगे ना तब पता चलेगा। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक ही कोई पीछे से उससे टकरा जाता है, जिस कारण अहम संभाल नहीं पाता और उस इंसान के साथ साथ ही जमीन पर गिर जाता है। ये सीन देखकर ना सिर्फ वेद और अभिषेक बल्कि वहां खड़े पुलिस वाले भी हैरानी हो जाते हैं, पर पुलिस वालों की नजरों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो उस इंसान को अच्छे से जानते हैं और उससे डरते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ अनन्या और आर्यन भी सुबह सुबह मुंबई शहर आ गए थे। उस गांव से एल और आर्यन को तो अर्शी ने देख भी लिया था। पुलिस स्टेशन में अहम, वेद और अभिषेक लॉकअप के अंदर बंद थे। तीनों को एक ही लॉकअप में रखा गया था। अभिषेक एक कोने में बैठकर कुछ सोच रहा था। वेद अपनी नजरें घुमा घुमा कर चारों तरफ लेडी कांस्टेबल को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार लड़कियां देखी हो। अहम, जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वो एक टक अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सामने देख रहा था। जहां पर एक लड़की खड़ी थी, उसने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उस लड़की का रंग गोरा था, गुलाबी आंखें, शायद उसने लेंस लगाया हुआ था। पतली कमर, परफेक्ट फिगर। वो लड़की किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी, पर उसका बिहेवियर बहुत ही कोल्ड था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि महिमा की साथी एजेंट थी, जो अभिषेक, अहम और वेद को अपने साथ ले जाने आई थी, क्योंकि अब उन तीनों से एजेंट पूछताछ करने वाले थे। अहम लगातार उस एजेंट गर्ल को घूर रहा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस एजेंट गर्ल को बहुत ही अच्छे से जानता हो। अहम की आंखों में कुछ जज्बात नजर आ रहे थे। उसने कसके अपनी मिट्टियों को बंद कर लिया। वही वो एजेंट गर्ल जिसका नाम पीहू था। उसने सभी डॉक्यूमेंट वर्क कंप्लीट कर लिया था। अब बस उसे तीनों बॉयज को अपने साथ लेकर जाना था। कुछ देर बाद सभी बॉयज कार में बैठे हुए थे। कार बहुत ही बड़ी थी। अभिषेक और पीहू साथ में बैठे हुए थे। उनके सामने वाली सीट पर अहम और वेद बैठे थे। अहम पीहू के ठीक सामने बैठा, कब से उसे घूर रहा था, पर पीहू ने एक बार भी अहम की तरफ नहीं देखा। वो लगातार विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। पर अचानक ही ब्रेक लगा तो पीहू खुद को संभाल नहीं पाई और अपने सामने बैठे अहम की गोद में जा गिरी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पीहू को कुछ समझ ही नहीं आया। यहाँ तक कि सभी बॉयज भी हैरान थे। पर अहम जल्दी से अपनी हैरानी को छुपा लेता है और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल लेता है। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे, मगर उसकी आंखें साफ बता रही थी कि उसके इरादे नेक नहीं है। उसने सबकी नजरों से बचते हुए कस के पीहू की पतली कमर को पकड़ लिया और उसे जोर से दबा दिया। उसकी इस हरकत से पीहू न चाहते हुए भी उसे गुस्से से घूरने लगी, जिस कारण दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। 5 सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे, मगर फिर पीहू ने जल्दी ही खुद के होश को संभाला और अहम की गोद से उठकर अपनी सीट पर बैठने लगी, पर अहम ने उसे नहीं छोड़ा।
वो अपनी इंटेंस नजरों से पीहू के खूबसूरत से छोटे से चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो फीलिंग्स थी जिसे पीहू ने नहीं देखा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ खुद को छुड़ाने पर था। अचानक ही अहम ने पीहू की पतली कमर से अपने हाथों को हटा लिया, तो उसे गुस्से से घूरते हुए पीहू अपनी सीट पर वापस बैठने लगी। मगर तभी अभिषेक ने बड़ी ही चालाकी से पीहू को अहम के ऊपर धक्का दे दिया। इसलिए पीहू दोबारा अहम के ऊपर गिर गई। मगर इस बार सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी, क्योंकि पीहू का एक घुटना अहम के पैरों के बीच था और वो एकदम से अहम से चिपकी हुई थी, जिस कारण अहम का सर पीहू के गर्दन से थोड़ा नीचे था। पीहू को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसी थी, पर आज इन लोगों के कारण उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पीहू ये सोचते ही गुस्से में अहम और अभिषेक को घूरने लगती है और फिर अहम को धक्का देकर खुद की सीट पर बैठते हुए गुस्से से बोली, अंडरस्को, तुम लोग कितने ज्यादा बेशर्म हो। तुम लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक लड़की को छोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही बेस्ट। इतना कहते ही वो गुस्से से खिड़की तरफ देखने लगती है मगर उसकी डांट सुनकर अभिषेक, वेद और अहम मुस्कुराने लगते हैं। उन तीनों को ही कुछ वक्त तक ऑफिस का काम नहीं करना था, इसलिए तीनों ही बिल्कुल फ्री थे। उन तीनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने टीनेज लाइफ में वापस आ गए हैं, इसलिए वो सब पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे। वेद तो अपने बालों में हाथ फेरते हुए अहम को देखकर सिटी बजने लगता है। ये देखकर अहम और अभिषेक गाना गाने लगते हैं, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का मस्ताना। फिर अहम अकेले गाने लगा, अंडरस्को, एक लड़की चाहिए खास खास, पर वो हो बापास पास लाखों में एक हसीना हो, जो हर वक्त रहे मेरे आसपास। वो तीनों बस पीहू को परेशान कर रहे थे। ये बात उसे भी अच्छे से पता थी, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ अगस्त और अंश अश्व के कैबिनेट बैठे हुए थे और अश्वत्थ कांच की बोल से टेक लगाकर बिना किसी भाव से बिल्डिंग से नीचे देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखें आग उगल रही थी। उसके बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकल रहा था, जो पूरे रूम के टेम्परेचर को गिरा रहा था। अगस्त ने गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर पटकते हुए कहा, अंडरस्को, हमें कैसे भी करके उन तीनों को छुड़ाना होगा। पता नहीं वो तीनों कैसे होंगे और उनके साथ क्या हुआ होगा। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अंश भी अपनी लाल आंखों अश्वत्थ को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, बॉस, अगस्त सही कह रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो भी बहुत जल्द। यही नहीं, हमें खुद को क्लियर भी करना होगा। नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अंश बोल ही रहा था कि तभी उसे बीच में रोकते हुए अश्व अपनी ठंडी आवाज में बोला। वो अपने दूसरे हाथ में पकड़े सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर एक क्रश लेते हुए अपनी ठंडी आवाज में दोबारा बोला, अंडरस्को, उन सभी को लगता है कि हम इलीगल कामों से जुड़े हुए हैं और अंडरवर्ल्ड से भी। इतना कहते ही अचानक ही वो हंसने लगता है। कुछ देर हंसने के बाद उसने अपनी जलती हुई नजरों से अगस्त और अंश को देखा और कहा, अंडरस्को, जब तक हम ड्रग डीलर और लड़कियों की तस्करी करने वालों को नहीं पकड़ लेते, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तक अर्शी, जो कि अंडरवर्ल्ड की क्वीन आज है और ऐसे कामों पर नजर रखती है, जैसे ही वो अपना काम खत्म करती है, हम तीनों बॉयज को छुड़ा लेंगे। पर उससे पहले ये पता लगाओ कि वो फाइल इन एजेंट के हाथ कैसे लगी। इतना कहने के बाद वो फिर से सिगरेट के क्रश लेने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे, मगर उसकी आंखें इतनी डेंजरस लग रही थी कि जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसकी बात सुनकर अंश और अगस्त भी सोचने लगते हैं कि आखिर वो इंसान कौन है जो उस फाइल को चुरा सकता है। जरूर कोई अपना ही है। ये सोचते ही दोनों के चेहरे सख्त हो जाते हैं। मगर तभी बिना परमिशन के ही परी अश्वत्थ के केबिन में आ जाती है। ये देखकर अश्वत्थ उसे अपनी जानलेवा नजरों से देखने लगता है, तो परी अंदर तक कांप जाती है। उसके साथ साथ अंश और अगस्त भी उसे अपनी शक भरी नजरों से देखने लगते हैं। तीनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कहीं वो इंसान परी तो नहीं है जो उस फाइल को चुरा सकती है। ये सोचते ही तीनों की आंखें गहरी हो जाती है और तीनों उसे घूरने लगते हैं। उनकी नजरों से परी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती और डर भी जाती है। पर वो अपने डर को काबू में करते हुए हल्की मुस्कान के साथ अश्वत्थ से हल्का शर्माते हुए बोली, अंडरस्को, सर, आज मैं आशु से मिलने गई थी, राठौर मेंशन। ये सुनकर अश्वत्थ अपनी एक भौहें चढ़ा लेता है, जैसे जानना चाहता हो कि आखिर परी के दिमाग में चल क्या रहा है। तो परी आगे बोली, अंडरस्को, आपको पता है, उसे मेरे साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने तो मुझे मॉम तक कहा। आशु एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसे माँ की सख्त जरूरत है जो उसका ध्यान रखे। मैं पिछले 1 महीने से उसका ध्यान रख रही हूँ। असल में परी यह कहना चाहती थी कि वो आशु का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। तो अश्वत्थ को उससे शादी कर लेनी चाहिए, पर कुछ भी डायरेक्ट बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वही उसकी बात सुनते ही अश्वत्थ के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। उसने बड़े ही डेंजरस तरीके से कहा, अंडरस्को, ऐसी बात है तो इसमें मैं क्या करूं? उसका जवाब सुनकर परी एकदम से स्पीचलेस हो जाती है और शर्मिंदगी के कारण उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अंश और अगस्त भी परी के कहने का मतलब साफ समझ रहे थे, पर वो दोनों उसे ऐसा देख रहे थे जैसे कोई पागल हो। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और अनन्या अश्वत्थ ऑफिस के बाहर खड़े थे। कार चुराने के बाद अब वो लोग अश्वत्थ को और भी ज्यादा परेशान करने आए थे, क्योंकि अनन्या के मुताबिक अश्वत्थ ने उसकी फर्स्ट किस चुराई थी।
इसलिए वो उससे बदला लेने आई थी ताकि वो उसे पूरी तरह से कंगाल भी कर देना चाहती थी और उसके घमंड को चकनाचूर भी। उन दोनों ने ही अपने भेस को बदल लिया था। अनन्या गुस्से से ऑफिस की तरफ देखते हुए बोली, अंडरस्को, इस घमंडी अमीरजादे ने मेरी द चोरों की रानी अनन्या की फर्स्ट को चुराई है। इसका बदला लेने के लिए हमें इसे कंकाल करना होगा। पहले मैं इसके थोड़े करीब जाऊंगी, फिर थोड़े, और फिर इसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर सब कुछ हड़प लूंगी और उसे छोड़ दूंगी, तब जाकर इसका घमंड टूटेगा, घमंडी कहीं का। आर्यन भी उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए बोला, अंडरस्को, अगर इस अमीरजादे की कोई घमंडी बहन भी हुई तो मैं भी उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका घमंड तोड़ दूंगा। दोनों भाई बहन अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे किसी को। हो एल, इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर ऑफिस के अंदर की तरफ पढ़ाने लगते हैं। एल दोनों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंट कूट कूट के भरा हुआ था। एल वही अर्शी भी किसी काम से अश्वथ के ऑफिस आ रही थी।